नाउ लेट अस डिस्कस द टॉपिक ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, कि जो मास नेशनलिज्म है, जन राष्ट्रवाद है, उसका ग्रोथ कैसे हुआ, उदय कैसे हुआ। आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल्स ग्रेजुअली बिकम अ मास मूवमेंट। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष, जो स्ट्रगल चल रहा था, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे एक मास मूवमेंट, एक जन आंदोलन में चेंज होने लगा। इन्वॉल्विंग, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे? पीजेंट्स, किसान, ट्राइबल्स, जनजातियाँ, स्टूडेंट्स एंड वीमेन इन लार्ज नंबर्स। इट मीन्स इन सब ने लार्ज नंबर के, ये सभी लार्ज नंबर से इन्वॉल्व थे मास मूवमेंट में। ओकेजनली फैक्ट्री वर्कर्स एज वेल, और जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उन्होंने भी ओकेजनली इसमें अपना कई बार इसमें योगदान दिया। सर्टेन बिजनेस ग्रुप्स थ्रू बिगेन टू एक्टिवली सपोर्ट द कांग्रेस इन 1920s। 1920 के टाइम में कुछ स्पेशल ट्रेडर जो क्या थे? बिजनेस ग्रुप्स, सर्टेन कुछ निश्चित बिजनेस ग्रुप्स थे जिन्होंने कांग्रेस को अपना सपोर्ट दिया। व्हाई वाज दिस सो? ऐसा क्यों हुआ? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अल्टर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, कब हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? 1914 से 1918 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो इट मीन्स 1914 में स्टार्ट हुआ था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसने इंडिया की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो कंडीशन है उसको चेंज कर दिया बिल्कुल ही। It led to a huge rise in the defense expenditure of the government of India। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण जो ब्रिटिश भारत गवर्नमेंट थी उसके डिफेंस एक्सपेंडिचर, जो रक्षा में एक्सपेंडिचर जो खर्चा था उसमें बहुत ही भारी इंक्रीजमेंट हुआ। इट मीन्स बहुत ही भारी वहाँ पे राइज अप हुआ, ह्यूज राइज हुआ। इट मीन्स जो रक्षा का खर्चा है, रक्षा में उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। The government in turn increased taxes on individually incomes and business profits। इस खर्चे को निकालने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडिविजुअली इनकम, इंडिविजुअली निजी आय, और जो कौन सा टैक्स बढ़ा दिए इंडिविजुअली, और जो बिजनेस प्रॉफिट है, बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसको बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिए गए इंडिविजुअली इनकम्स को, टैक्सेस को, क्योंकि ये खर्चा निकालना था। इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द डिमांड्स फॉर वॉर सप्लाईज लेड टू अ शार्प राइज इन प्राइसेस विच क्रिएटेड ग्रेट डिफिकल्टीज फॉर द कॉमन पीपल। अब देखिए, जो सैनिक व्यय में इजाफा हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ, और जो युद्ध की आपूर्ति की वजह से, इट मीन्स युद्ध चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो वहाँ पे सैनिक भेजे जा रहे हैं, वहाँ पे फूड भी भेजा जा रहा है, ऑलमोस्ट सारे रिसोर्सेज वहीं पे जा रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो इन सब की वजह से जो ज़रूरी कीमतें थी, उनकी जो ज़रूरी चीज़ें थी, उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ। इट मीन्स जो प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुँच गई। बेसिक नीड्स की जो चीज़ें थी उनके प्राइस भी हाई लेवल पे हो गए, राइज अप हुए। और जो कॉमन पीपल्स थे, आम लोग की लाइफ जो है वो बहुत ही हार्श हो गई थी, बहुत ही मुश्किल होती जा रही थी। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ बिजनेसमैन ग्रुप्स रिप्ड फैबुलियस प्रॉफिट्स फ्रॉम दी वार। दूसरी तरफ जो बिजनेस ग्रुप थे उनको वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, मुनाफा वो लोग कमा रहे थे। एज यू हैव सीन चैप्टर 7, द वॉर क्रिएटेड अ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। अब अगर कहीं पे वॉर होता है तो इंडस्ट्रियल गुड्स, जो औद्योगिक वस्तुएं जैसे जूट के बोरे हो गए, कपड़े, पटरियाँ वगैरह, ट्रेन बना रहे थे वो लोग, रेलवेज एक स्थान से दूसरी जगह पे रेलवेज के द्वारा रिसोर्सेज ले जाए जा रहे थे, मिलिट्री को ले जाया जाता था। तो रेलवे बनाने के लिए पटरियाँ चाहिए होती हैं, लोगों को कपड़े चाहिए होते हैं, और पानी को ठंडा रखने के लिए की बोतल आती है ना जूट के, वो तो वो वाले बोरे चाहिए होते हैं। तो इन सब की डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, बिकॉज इन चीज़ों की डिमांड हो रही थी। जूट, बैग्स, क्लॉथ, रेल्स, इन सब की डिमांड बहुत हाई लेवल पे पहुंच गई थी। उसी टाइम पे आपने पढ़ा था 1907 में जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था इस टाइम पे, बिकॉज रेलवे, जूट के बोरे, क्लॉथ, कपड़े सब वगैरह उन्हीं के उसमें आ रहा था, तो वही मोस्टली इनको बना रहे थे जमशेदजी टाटा। ओके, आगे देखते हैं। एंड काज डिक्लाइन ऑफ इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज टू इंडिया, और अन्य देशों से बाहर आने वाला जो इम्पोर्ट है, आयात है, उसमें बहुत कमी आ गई थी। इट मीन्स हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पे। सो इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द वॉर।
इसी वजह से उसी टाइम पे जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो क्या हो रही थी, एक्सपेंड हो रही थी, उनका विस्तार हुआ। एंड इंडियन बिजनेस ग्रुप्स बिगेन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट। और जो भारतीय व्यावसायिक समूह थे, ग्रुप्स थे, वो डेवलपमेंट के लिए अधिक अवसरों की मांग करने लगे। इट मीन्स वो डिमांड करने लगे, बिजनेस ग्रुप्स ग्रेटर डिमांड करने लगे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। द वॉर ऑल्सो लेड द ब्रिटिश टू एक्सपेंड द आर्मी। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए क्या किया, लीड किया, उनको सेना बढ़ाने के लिए विवश किया कि अंग्रेज अपनी सेना को बढ़ाएं। विलेजेस वर परस्यूड टू सप्लाई सोल्जर्स फ्रॉम एन एलियन काज। और जो एक विलेजेस वर, युद्ध की वजह से एक विदेशी जो है वो युद्ध की वजह से गाँव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा कि युद्ध के लिए जितने भी विलेजेस हैं उसमें से सोल्जर्स को रिक्वायरमेंट किया जाए, ठीक है, प्रेशराइज किया गया उनको। अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर सेंट टू सर्व एब्रॉड। उन्हें एक लार्ज नंबर, बहुत सारे सिपाहियों को, सोल्जर्स को दूसरे देशों में लार्ज नंबर एब्रॉड भेजा जाने लगा, विदेशों में। मैनी रिटर्न आफ्टर द वॉर, जब कई वॉर के बाद युद्ध लौट के आते थे, विद, अब वो लौट के वापस आए अब्रोड से, तो विद एन अंडरस्टैंडिंग, किस अंडरस्टैंडिंग के साथ वो आते थे, ऑफ द वेज इन विच इम्पीरियलिस्ट पावर्स वर एक्सप्लॉइटिंग द पीपल ऑफ एशिया एंड अफ्रीका एंड विद अ डिजायर टू पोज कॉलोनियल रूल इन इंडिया। अब वो जो युद्ध के लिए बाहर अब्रोड जाते थे, विदेशों में जाते थे, अब वो वापस आ रहे हैं युद्ध होने के बाद, तो वो इस अंडरस्टैंडिंग को लेके लौटे कि जो कॉलोनियल एक्सप्लोर जो किया जाए, इम्पीरियलिस्ट जो साम्राज्यवादी जो पावर्स है, इम्पीरियलिस्ट हो गए साम्राज्यवादी पावर शक्तियाँ, एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही हैं। इट मीन जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ हैं, इम्पीरियलिस्ट जो पावर्स हैं, वो इनका कैसे शोषण कर रही हैं एशिया और अफ्रीका के लोगों का, तो इस चीज़ को वो अंडरस्टैंड लेके आए थे, ठीक है। और वो डिजायर टू अपोज कॉलोनियल रूल इन इंडिया, और वो इस डिजायर के साथ भी आए थे कि जो भारत में कॉलोनियल रूल है उसका विरोध वो करने लगे धीरे धीरे। फर्दर मोर इन 1917 देयर वाज ए रिवॉल्यूशन इन रशिया। इसके बाद 1917 में रशिया में क्रांति होती है। न्यूज़ अबाउट पीजेंट्स एंड वर्कर्स स्ट्रगल्स एंड आइडिया ऑफ सोशलिज्म सर्कुलेटेड वाइडली इंस्पायरिंग इंडियन नेशनलिस्ट। न्यूज़ अबाउट पीजेंट्स एंड वर्कर स्ट्रगल्स, किसान, इस ये टाइम तो चल रहा था उसी टाइम पे रशियन रिवॉल्यूशन, उसी टाइम पे न्यूज आने लगी कि किसानों और मजदूरों के स्ट्रगल्स की समाचार आने लगे। और सोशलिज्म सर्कुलेटेड वाइडली, सोशलिज्म समाजवाद, समाज के लिए, समाज के लोगों के द्वारा ये जो थॉट है ये वाइडली सर्कुलेट होने लगा, इंस्पायरिंग इंडियन नेशनलिस्ट्स, और जिससे कि जो भारतीय राष्ट्रवादी है उनको एक नई प्रेरणा मिली। आगे है द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। एडवेंट, महात्मा गांधी का आगमन। अब महात्मा गांधी जी इस टाइम साउथ अफ्रीका में थे, अब वो इंडिया आते हैं, तो गांधी जी इंडिया आते हैं, वो फिर क्या करते हैं क्या नहीं, क्या चेंजमेंट आता है इंडिया में, वो कैसे लीडरशिप करते हैं इंडिया में, वो हम देखेंगे। इधर डू यू नो में लिखा हुआ है फाउंडर्स ऑफ द नटाल कांग्रेस डरबन साउथ अफ्रीका 1895। तो आप इस लाइन को अंडरलाइन करें कि नटाल कांग्रेस के फाउंडर थे वो डरबन में साउथ अफ्रीका में, और कब, 1895 में। इन 1895 अलॉन्ग विद अदर इंडियंस, अन्य भारतीयों के साथ, महात्मा गांधी इस्टेब्लिश द नटाल कांग्रेस टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस। नस्ली भेदभाव को विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का इन्होंने गठन किया था डरबन में साउथ अफ्रीका में 1895 में, अन्य भारतीयों के साथ मिलके। ओके, कैन यू आइडेंटिफाई गांधी जी? नीचे पिक्चर दी हुई है, उसमें आपको गांधी जी को आइडेंटिफाई करना है। टाई पहने हुए, कोट पहना हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे एडवेंट, आगमन हो गया गांधी जी का। इट इज़ इन दिस सर्कमस्टेंसेस दैट महात्मा गांधी अमॉग एज ए मास लीडर। इसी टाइम पे सर्कमस्टेंसेस, इसी हालात में महात्मा गांधी एक मास लीडर, जन नेता के रूप में सामने आए। एज यू मे नो, गांधी जी एज 46, आपको पता है गांधी जी की एज उस टाइम पे क्या थी, 46। अराइव इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका, 1915 में साउथ अफ्रीका से बाट लौटे थे। Having led Indians in that country in non-violent marches against racist restrictions. Having led Indians in that country in non-violent marches. Non-violent marches, it means अहिंसक आंदोलन।
वहाँ पे इन्होंने साउथ अफ्रीका में रेशियल जो नस्ल भेद हो रहा था उनके खिलाफ नॉन वायलेंस आंदोलन मूवमेंट्स वहाँ पे उन्होंने चलाए थे, लीड किया था रेसिस्ट के खिलाफ। ही वॉज ऑलरेडी अ रेस्पेक्टेड लीडर नॉन इंटरनेशनली, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी नॉन हो गई थी, अच्छी मान्यता थी, लोग उनको जानते थे और उनकी रेस्पेक्ट करते थे। ही साउथ अफ्रीकन कंपेनियंस, उनके साउथ अफ्रीका के कंपेनियंस आंदोलन, ठीक है, उनके जो कंपेनियंस थे, had brought him in contact with various types of Indians, Hindu, Muslims, Parsis, Christians, Gujaratis, Tamils and North Indians and upper class merchants, lawyers and workers। दक्षिण अफ्रीका में उनकी जो मूवमेंट्स हैं उनकी वजह से हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय और जो हाई लेवल के जो मर्चेंट्स व्यापारी थे, लॉयर्स वकील थे और वर्कर जो मजदूर थे, वो सब तरह के भारतीयों से एक मिलते थे, जुलते थे, इनमें सब लोग उनको जानते थे। महात्मा गांधी स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का ट्रैवल किया, दौरा किया, इट मीन्स उन्होंने अंडरस्टैंडिंग द पीपल, लोगों को समझने के लिए, देयर नीड्स, उनके नीड्स को समझने के लिए, एंड द ओवरऑल सिचुएशन, और उनकी ओवरऑल सिचुएशन को समझने के लिए। हिज अर्लीस्ट इंटरवेंशंस वर इन लोकल मूवमेंट्स इन, अब उनके स्टार्टिंग के, ठीक है, प्रयास कौन कौन से थे, इंटरवेंशंस वर इन लोकल मूवमेंट्स, चंपारण जो कि कहाँ पे है, चंपारण बिहार में, खेड़ा गुजरात में और अहमदाबाद भी गुजरात में। तो इनके 3 मूवमेंट्स चले थे, चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद। वेयर ही केम इन टू कॉन्टैक्ट विद राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल, जहाँ पे ये राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल के कॉन्टैक्ट में आए, इन दोनों से मिले। इन अहमदाबाद ही लेड ए सक्सेसफुल मिल्क वर्कर स्ट्राइक इन 1918, 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मील मजदूरों की हड़ताल का एक सक्सेसफुल लीडरशिप की, वहाँ पे सफलतापूर्वक इसका नेतृत्व किया। लेट अस नो फोकस इन सम डिटेल ऑन द मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज बिटवीन 1919 एंड 1922। आइए अब हम 1990 से लेकर के 1922 के बीच जितने भी मूवमेंट्स चले उनको गहराई से ऑर्गेनाइज करें, देखें। ओके, आगे हम रोड सत्याग्रह के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।